बहुत ही प्यार से अर्नब सूर्या ने बानी के ठंडे और नाजुक वजूद को अपनी बाहों में सहेजा। जैसे ही अर्नब सूर्या का गर्म बदन बानी के ठंडे वजूद से टकराया तो अर्नब सूर्या के पूरे बदन में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई थी। वानी का पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। कांपते होठों से वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन अर्नब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बालों को संभालते हुए वो वानी के कानों में बोला था, वानी होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। लेकिन वानी को उसकी आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही थी। वो तो होशो हवास से बेगाना थी। धीरे से उसने वानी के गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था और उसके नीले पड़ते होठों को अपने होठों की कैद में लिया था। थोड़ी देर बाद उसने अपने होठ वानी के होठों से धीरे से अलग किए थे। अर्नब के जज्बातों में आग भड़की, लेकिन अगले ही पल उसने गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया था। वो सिर्फ बानी को गर्मी देना चाहता था, इससे आगे उसका कोई इरादा नहीं था। बानी उसकी मोहब्बत थी, पाकीजा मोहब्बत, और वो अपनी पाकीजा मोहब्बत पर कोई दाग नहीं चाहता था और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिसे करके वो बानी की नज़रों में गिर जाए, क्योंकि उसे पता था बानी उसे पसंद नहीं करती। और आज वो बानी के साथ कुछ भी गलत हरकत कर देता तो जिंदगी भर बानी की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाता। बहुत धीरे से रात के अंधेरे में उसने छूते हुए बानी के बदन से उसके गीले कपड़ों को अलग किया था और धीरे धीरे अपने शरीर की गर्मी देते हुए उसे गर्म करने लगा। बानी बेहोशी की हालत में अर्नब के गर्म बदन से चिपक गई थी, जैसे उसे भी सुकून मिला हो। धीरे धीरे बानी की हालत सुधरने लगी थी। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी थी। कांपते होंठ शांत हो चुके थे। कांपता बदन शांत होकर अब अर्नब की बाहों में सिमटा हुआ था, लेकिन अब भी बानी बेहोशी की हालत में थी। जब अर्नब को लगा कि अब बानी ठीक है तो बहुत आराम से उसने बानी को खुद से अलग किया था। अपने कपड़े पहनने के बाद उसने बानी को एक चादर में लपेटा और उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। उसके हाथ मजबूत थे, लेकिन उसके अंदाज में एहतियात और मोहब्बत थी। बहुत ही मोहब्बत भरी नज़रों से बानी के बेहोश चेहरे को निहार रहा था। दिल में एक उमंग थी कि बानी सिर्फ उसकी है। तुमने भागने की कोशिश तो की बानी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मंजिल हमेशा मेरी बाहों में है। ये जिद और भागने का खेल तुम्हें थका सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें आखिरकार ये मानने पर मजबूर कर देगी कि तुम सिर्फ मेरी हो बानी। बानी को निहारते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया था। बानी का बेहोश शरीर अब उसकी बाहों में था, लेकिन बानी के चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वो पूरी तरह से महफूज महसूस कर रही हो, जैसे गहरे सुकून की नींद में सो रही हो। अर्नब सूर्या ने आखिरी बार धन्यवाद करती निगाहों से उस औरत की ओर देखा। औरत ने तुरंत सिर झुका लिया और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, सारे नौकर भागकर उसके आसपास जमा हो गए थे। उसने अपनी खास नौकरानी को इशारा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो नौकरानी धीरे धीरे कदम उठाती अर्नब के पीछे आ रही थी। उसने बहुत ही सावधानी से बानी को बेड पर लिटाया था, जबकि नौकरानी सर झुकाए खड़ी हुई थी। शकुंतला, मैडम जी को बहुत ही आराम से कपड़े पहना दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जबकि शकुंतला ने हैरानी से अर्नब की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल अपनी नजरें झुकाईं। अर्नब कमरे से जा चुका था। शकुंतला पीछे पीछे अर्नब के गई थी। लेकिन साहब जी, कपड़े तो नहीं है बीबी जी के। एक गहरा हुंकारा भरते हुए उसने शकुंतला की ओर देखा था। मेरे कोई कपड़े निकाल कर पहना दो, ये कहकर वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। शकुंतला वापस कमरे में आई थी। अर्नब का कुर्ता पायजामा निकाल कर उसने वानी को कपड़े पहना दिए। वानी का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया, वानी को चेक करके इंजेक्शन लगा दिया। वो वानी के पास बैठा अब उसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हें ठीक होना होगा वानी, क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगी तो ये दुनिया मेरे लिए भी ख़त्म हो जाएगी। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। रात का आखिरी पहर था, लेकिन अर्नब ने एक पल के लिए भी वानी को अकेला नहीं छोड़ा था। वो बार बार उसके माथे पर हाथ रखकर उसका हाल देखता और कभी कभी खुद को तसल्ली देने के लिए धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता। वानी, तुम शायद अभी नहीं जानती, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ ही जाएगा, वो धीरे से बोला, और वो दिन मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन अर्नब की निगाहें वानी के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसके दिल में ये संकल्प था कि वो वानी को उसकी मर्जी के बिना कभी मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि वानी के बिना वो जी नहीं सकता।
रात धीरे धीरे सुबह में ढल चुकी थी। सूरज की पहली किरण कमरे में मौजूद भारी पर्दों के किनारों से झांक रही थी और कमरे के अंदर हल्की सुनहरी रोशनी का अक्स फैल चुका था। बानी की पलकें धीरे धीरे खुलीं। उसका मन अभी पूरी तरह से जागा नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो खुद को उसी आलीशान कमरे में पाया। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। लेकिन जैसे ही चेतना ने उस पर पकड़ मजबूत की, पिछली रात की सारी घटनाएं एक झटके की तरह उसे याद आने लगी। वो तेजी से उठकर बैठ गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें नीचे गईं, वो पल भर के लिए ठहर गई। अर्नब सूर्या, वो व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। 36 गांव का अकेला मुखिया, माफिया का बेताज बादशाह उसके बिस्तर के पास जमीन पर बैठा था। उसका सिर बेड पर टिका हुआ था और वो गहरी नींद में था। बानी की नजरें अचानक ही अर्नब के चेहरे पर टिक सी गई थीं। ये पहला मौका था जब उसने सरदार अर्नब सूर्या को इतने करीब से देखा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे जैसे कोई बच्चा गहरी नींद में हो। उसकी मर्दाना खूबसूरती साफ झलक रही थी। हल्की बड़ी हुई दाढ़ी, चौड़ा माथा और आंखों के नीचे हल्के साए, जो शायद पूरी रात जागने का नतीजा थे। वानी की नज़रों में एक पल के लिए तारीफ का भाव आया था, लेकिन तुरंत ही ये तारीफ नफरत और गुस्से में बदल गई। ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा गुंडा है। वानी ने दिल ही दिल में सोचा। इसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये अपनी मर्जी से किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, उसे तबाह कर सकता है। वो जानती थी कि अर्नब सूर्या जैसा व्यक्ति किसी के लिए नरम भावनाएं रख ही नहीं सकता, लेकिन वो नासमझ थी। वो इस बात से अनजान थी कि ये पत्थर दिल इंसान भी सीने में एक दिल रखता है, जो सिर्फ उसके लिए धड़कता है। उसने अपने ऊपर से चादर हटाई। वो नीचे उतरने ही वाली थी कि उसकी नज़र खुद पर पड़ी थी। वो रात अपने कपड़ों में थी, लेकिन अभी इस वक्त एक सफ़ेद कुर्ते पाजामे में खुद को देखकर उसका दिल धक्से हुआ था। रात को उसके साथ क्या हुआ था? क्या अर्नब ने उसके साथ? ये सोच आते ही उसका दिल बंद होने लगा। आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगोने लगे थे। पूरा शरीर कांप उठा था। उसने एक नफरत भरी निगाह अर्नब पर डाली थी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो अर्नब सूर्या, लेकिन इतने घटिया हो कि मुझे एहसास नहीं था कि तुम एक बेहोश लड़की का इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हो। वो गुस्से से रोती हुई अपने दिल का दर्द निकाल रही थी कि उसके रोने पर अर्नब की आंख खुली थी। उसे उठता देखकर वो गुस्से से बेड से नीचे उतरी और गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ। जीते जी मार डाला है तुमने मुझे, मेरी इज्जत को दागदार करके। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? हरगिज नहीं। इससे तो अच्छा होता तुम अपनी मनमानी करने के बाद मुझे हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला देते। कम से कम इस तकलीफ से न गुजरना पड़ता मुझे। क्या बकवास कर रही हो? उसने एक झटके से बानी के हाथों को अपने हाथों में लिया था। बकवास नहीं है, बल्कि मुंह बोलता सबूत है ये। उसने पूरी नज़र अपने ऊपर डाली थी। रात को तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। तुम घटिया इंसान हो। अपनी हाथ उसकी पकड़ से छुटाते हुए वो उसके सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से घूंसे बरसाने लगी थी, जबकि अर्नब ने एक झटके से खींचकर उसे अपने करीब किया था। उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए वो बहुत ही मदहोश लहजे में बोला, मैं अगर तुम्हारी खूबसूरती को पाना चाहता तो तुम मुझे रोक नहीं सकती थी वानी, क्योंकि तुम पूरी तरह मेरे कैद में थी, पूरी तरह मेरे ऊपर निर्भर थी। और यह भी सच है कि रात को तुम मेरी बाहों में भी थी। ये सुनते ही वानी ने तड़प कर अर्नब की ओर देखा था। अर्नब आगे बोला, लेकिन सिर्फ मेरी बाहों तक सीमित थी। इससे आगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर मैं तुम्हें गुजरी रात अपने शरीर की गर्मी देकर तुम्हारे शरीर को गर्म न करता तो अब तक तुम सचमुच दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी होती। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, और उल्टा तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। खैर, विश्वास करो या न करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगाया है। ये कहकर उसने एक झटके से उसे बेड पर गिराया था। पता नहीं अर्नब की आंखों में और उसके अंदाज में ऐसा क्या था कि बानी अपनी नज़रें झुका गई थी। शायद उसे अर्नब की बातों पर विश्वास आ गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शर्म के भाव आए थे, ये सोचकर कि रात को वो अर्नब की बाहों में थी। बानी ने धीरे से बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अर्नब की मजबूत हाथों ने उसकी कलाई पकड़ी थी। जबकि बानी ने गुस्से से मुड़कर अर्नब की ओर देखा, लेकिन वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो बानी के दिल में डर और उलझन पैदा करने के लिए काफ़ी थी। कहाँ जा रही हो? अर्नब की आवाज़ धीमी मगर दिल को धड़काने वाली थी।
जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या करने वाली है। छोड़ो मेरा हाथ, वानी ने घबराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक खास कंपन था जो उसके डर को साफ जाहिर कर रहा था। अर्नब ने नरमी से उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन उसकी नज़रों ने वानी को जकड़ लिया। वानी, इतनी जल्दी क्या है? कुछ वक्त तो ठहर जाओ। ये जगह, ये कमरा अब तुम्हारा अपना है। उसके लहजे में नरमी और अपनेपन का अजीब सा मेल था। अपनी? वानी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। ये जगह मेरी नहीं हो सकती, ना ये हवेली, ना ये कमरा, और ना तुम्हारा साथ। समझे अर्नब सूर्या, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अब अपनी जान कीमती नहीं है। मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये मत सोचना कि मेरी जान बचाकर तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है और मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। अर्नब ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने सफ़ेद कपड़ों को झाड़ते हुए कहा, तुम जानती हो बानी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए इतनी फ़िक्र नहीं की जितनी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। बानी ने तेज़ी से जवाब दिया, मुझे आज़ाद कर दो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। अर्नब ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें खुद को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। तुम अब यहाँ हो और यहाँ से जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं? बानी की आवाज़ ऊंची थी। तुम्हारे पास क्या हक है मुझे कैद करने का? अर्नब ने उसके करीब आकर उसे गहरी नज़रों से देखा। क्योंकि तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं तुम्हें इस दुनिया की किसी तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। ये बचाने का तरीका है। बानी की आंखों में आंसू चमकने लगे। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली है, मेरे सपने, मेरी आज़ादी, सब कुछ। अर्नब ने पल भर के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दुख की झलक आई। वानी, तुम शायद अभी नहीं समझोगी, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें मेरे जज्बात का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, सच्ची मोहब्बत। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तुम मेरे जज्बातों को समझोगी। तुम्हारे जज्बात? वानी ने व्यंग किया। एक ऐसे व्यक्ति के जज्बात जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी मर्जी पूरी करता है। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है। अर्नब खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसके हर शब्द को अपने दिल में समेट रहा हो। शायद तुम सही कह रही हो वानी, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और ये बात तुम्हें एक दिन समझनी होगी। बानी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अर्नब ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वो उसके हर कदम को गौर से देख रहा हो। जा सकती हो तो चली जाओ, वो धीरे से बोला, लेकिन याद रखना तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ही ख़त्म होता है। वो धीमे से मुस्कुराया और वॉशरूम में चला गया, जबकि बानी वहीं बेबसी की मूरत बनी खड़ी रही। वो बेबस होकर दोबारा बेड पर आकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि भागने का अब कोई फ़ायदा नहीं। उसने भागकर देख लिया था, लेकिन लौटकर वो अर्नब के पास ही आई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और बानी कमरे में बैठी सोचों में डूबी थी। वो पूरी तरह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसका दिल और दिमाग दोनों जैसे शून्य में लटके हुए थे कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी अंदर कमरे में दाखिल हुई और उसने ढेर सारे बैग उसके सामने रख दिए। मैडम जी, इसमें आपके लिए कुछ ज़रूरी सामान है, आप नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हो जाएं। उसके बाद सरदार जी ने आपको बुलाया है, वो नरम स्वर में बोली। बानी चौंकी थी। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। वो जानती थी कि अर्नब के किसी भी आदेश को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन ये बुलावा क्यों आया था? उसकी सोचों में उलझन बढ़ती जा रही थी। उसने बेबसी से एक थैली उठाकर उसमें हाथ डाला। एक खूबसूरत सा रेड कलर का सूट था। बेमन से उसने सूट को पहनकर तैयार हुई थी और फिर दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। वही नौकरानी थी। मैडम जी चलिए, सरदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो नौकरानी के साथ चलने लगी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं और हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। नीचे पहुंचते ही जैसे उसने लॉबी में कदम रखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पापा संजय जी वहां मौजूद थे, जो सोफे पर सर झुकाए बैठे हुए थे, जबकि सोफे के आसपास अर्नब के आदमी खड़े हुए थे। उनके हाथों में बंदूकें भी थीं और अर्नब भी वहां पर मौजूद था, अपनी खास बेपरवाही के साथ। उसने आंखें बंद कर रखी थीं, टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर सुकून से बैठा था,
लेकिन वानी ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, एक ऐसा गुस्सा जो उसकी खामोशी में भी झलक रहा था। वानी ये सब देखकर पागलपन की हालत में दौड़ती हुई अपने पापा के पास आई थी और वो उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वानी ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा। क्या तुम्हें मेरे हाल पर रहम नहीं आता? अर्नब ने आंखें खोली और बिना किसी भाव के, वानी की आवाज भर्राई हुई थी लेकिन उसके शब्द चुभने वाले थे। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे थे और अब मेरे पापा के सिर पर बंदूक ताने बैठे हैं। अगर यही मोहब्बत का तकाजा है तो ऐसी मोहब्बत पर मैं थूकती हूँ। वो गुस्से में चीख पड़ी थी। अर्नब ने एक पल के लिए उसे देखा, उसकी बात सुनी और फिर चुपचाप अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। वो ठहरे हुए कदमों से वानी की तरफ आया और बिना किसी सफाई का मौका दिए उसे झटके से खींचकर दूसरे सोफे पर बिठाया। तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है वानी। मैं तो तुम्हारे पापा को बहुत ही इज्जत से बिठाया हुआ है और अगर तुम मुझे आसानी से शादी कर लो तो ये जो आदमी आसपास खड़े हैं ये भी हट जाएंगे। मुझे पता है तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानोगी और इसीलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वानी, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। तुम्हें अपने पापा की इतनी ही परवाह है तो अभी और इसी वक्त मुझसे शादी कर लो। बाहर मैंने पंडित जी को बुलाकर बिठाया हुआ है, उन्होंने शादी के सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। अर्नब की आवाज़ में एक जिद थी लेकिन उसके लहजे में गहरी गंभीरता भी थी। अगर तुम में इनकार करने की हिम्मत है तो कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पापा। कहते कहते वो अपनी बात अधूरी छोड़कर सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया, जबकि वानी सकते में आ गई। उसे अर्नब के शब्द किसी तलवार की तरह महसूस हो रहे थे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस कैद से बच सकती हो तो ये मत भूलो कि मैं अर्नब सूर्या हूँ। उसने नजरें उठाकर वानी की ओर देखा। ये कैद हमेशा रहेगी और तुम्हें इस कैद से कभी रिहाई नहीं मिलेगी। अभी फैसला कर लो। वानी की आंखों में बेबसी तैर रही थी। वो अर्नब की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद कहीं रहम का निशान मिल जाए, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और बेभाव थीं, जैसे उसके जज्बात को पत्थर में बदल दिया गया हो। वानी की आंखों में आंसू का तूफान उमड़ रहा था। वो घबराकर इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई फरार का रास्ता तलाश रही हो। वानी की सांसें रुकने लगीं। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी दुनिया, उसका सुकून, सब कुछ। स्वीकार है, वो तड़प कर चीखी थी। मुझे स्वीकार है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अर्नब ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक धीमी मगर संतोषजनक मुस्कान उभरी थी। वानी की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जान चुकी थी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अर्नब ने शकुंतला को इशारा किया कि जाओ, मैडम जी को कमरे में लेकर जाओ और उन्हें शादी के लिए तैयार करो। ये कहकर अर्नब बाहर चला गया था। कुछ ही देर में उसे मंडप में लाकर बिठा दिया गया था, बहुत ही सादगी से। कुछ लोगों की मौजूदगी में वानी संजय, वानी अर्नब सूर्या बन गई थी। उसके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था, लेकिन अर्नब के चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी दुनिया ही पूरी हो गई हो। उसके पापा जाते जाते उसे यही नसीहत करके गए थे, बेटा, अब जो हो चुका है उसे कबूल करो और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो। यही तुम्हारे नसीब में लिखा था। अर्नब सूर्या जिद्दी जरूर है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी है, एक जुनूनी मोहब्बत, और मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एक बार तुम भी मोहब्बत से उसकी तरफ कदम बढ़ाकर देखो। ये कहकर उसके सर पर हाथ रखकर उसके पापा चले गए थे, जबकि वो वहीं खड़ी रोती रह गई थी। थोड़ी देर बाद अर्नब उसके सामने आया था। तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी, अर्नब ने सुकून भरे लहजे में कहा, लेकिन अगले ही पल वानी के गूंजते थप्पड़ ने उसके चेहरे को झुका दिया था। कमरे की फिजा में एक सन्नाटा सा छा गया था। अर्नब ने अपने गाल पर हाथ रखा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई थी। तुमने क्या सोचा था कि मैं चुप रहूंगी? वानी गुस्से से चीखते हुए बोली। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद भी तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? अर्नब सूर्या, तुमने मुझे शादी के नाम पर बंधक बनाया है, लेकिन याद रखना तुम मुझे हासिल करके भी कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अर्नब ने गहरी सांस ली, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई साफ झलक रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और वानी का बाजू थाम लिया। वानी ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्नब की पकड़ मजबूत थी। वानी, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। अगर ये थप्पड़ तुम्हारे दिल का गुस्सा कम कर सकता है तो तुम्हारे हर गुस्से के लिए मैं अपना चेहरा पेश करने को तैयार हूँ।
बानी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है अर्नब, तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ में बांधा है और ये मोहब्बत नहीं, जुल्म है, ज़बरदस्ती है जो तुमने मेरे साथ की है। अर्नब ने आगे बढ़कर बानी के होंठों पर उंगली रखी थी। नहीं बानी, ये ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत है। कहते कहते उसने बानी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो चीखने लगी मगर वो उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाए बिस्तर की तरफ ले गया और नरमी से उसे बेड पर बिठा दिया। फिर धीरे से कहा, क्या तुम वाकई मुझे जालिम समझती हो बानी? तुम्हारे बिना मेरी पूरी दुनिया अधूरी है। जो कुछ भी मैंने किया वो इसलिए किया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन शायद मैंने तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता गलत चुना। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए अर्नब, वो सख्ती से बोली। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ये खुद ब खुद दिलों से निकलती है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। अर्नब ने बानी की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के अलावा कुछ नहीं था। वो धीरे से ज़मीन पर बैठ गया और बानी के कदमों के पास झुककर बोला, तुम्हारी नफरत भी मेरी मोहब्बत से कम नहीं है बानी। अगर तुम मुझसे नफरत करके खुश हो तो मैं इस नफरत को भी कबूल कर लूँगा। जबकि बानी हैरान रह गई। अर्नब का रवैया, उसकी बातें, सब कुछ उसकी उम्मीद से अलग थे। वो कठोर दिल इंसान जो अपने घमंड के लिए मशहूर था, आज उसके सामने झुका हुआ था। तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, अर्नब ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें समझने का वक्त दूंगा। जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ तब तुम अपना आप मुझे सौंप देना, लेकिन इससे पहले नहीं। बानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही, दिल में उलझनों का एक तूफान लिए। अर्नब ने उसे देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बस एक बात याद रखना बानी, मैंने तुम्हें बंधक नहीं बनाना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं और मैं इंतज़ार करूंगा, चाहे ये इंतज़ार मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल ही क्यों ना हो। कमरे की फिजा में सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में जज्बातों का एक तूफान था। बानी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो। शायद अर्नब बाकी बदल रहा था, या शायद वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। वक्त जैसे ठहर सा गया था। बानी कमरे के कोने में घुटनों के बल बैठी चुपचाप बेआवाज आंसुओं से रो रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और दिल में एक ख़त्म ना होने वाला दर्द था। उसे अपने पापा संजय से भी गिला था कि उन्होंने भी उसे अकेला छोड़ दिया था, एक ऐसे आदमी के हवाले कर दिया जिसे वो कभी भी अपना मानने को तैयार नहीं थी। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे, लेकिन वक्त बानी के लिए रुक सा गया था। वो खुद को एक कैद में महसूस करती थी, एक ऐसी जगह जहाँ न वो सुकून से रह सकती थी न भाग सकती थी। दूसरी तरफ अर्नब, जो गांव के मसलों के सिलसिले में दूसरे इलाके गया हुआ था, मानसिक रूप से बेहद बेचैन था। उसके आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ बानी की ओर झुका हुआ था। अब भी बानी को याद करते हुए वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और लैंडलाइन फ़ोन उठाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। पहली घंटी पर ही फ़ोन दूसरी तरफ से उठा लिया गया था। सरदार साहब बताइए, नौकरानी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। बानी से बात कराओ, अर्नब ने आदेश भरे लहजे में कहा। जी सरदार साहब, लेकिन वो शायद, नौकरानी झिझकते हुए बोली थी। मैंने कहा बात कराओ, उससे कहना कि उसके पापा के बारे में बात करनी है। अर्नब की आवाज़ में दबाव स्पष्ट था। नौकरानी तेजी से ऊपर की ओर गई। बानी उस वक्त भी अपनी हालत में गुम थी। नौकरानी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बीबी जी, सरदार साहब को आपसे बात करनी है। वो कह रहे हैं कि आपके पापा के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ये सुनते ही बानी का दिल धड़क उठा। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठी और बेचैनी में सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई थी। फ़ोन उठाते ही उसने तेज़ी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अर्नब की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। बानी, उसके अंदाज में एक बेचैनी सी थी। सब ठीक तो है ना बानी? बानी बेचैन सी थी, जबकि उसके लहजे में शरारत थी। सब ठीक ही तो है, लेकिन तुम्हारे बिना दिल कहाँ लग रहा है बानी? बानी को एक पल के लिए जैसे कुछ समझ ना आया। उसने अपने लहजे को सख्त करते हुए कहा, यह मजाक करने का वक्त नहीं है, साफ साफ बताओ, पापा के बारे में क्या बात करनी थी? पापा? अर्नब ने नकली हैरानी से कहा, ओह वो तो बस बहाना था, सच तो यह है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। बानी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। देखो बानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह सब स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मोहब्बत? बानी की आवाज़ में तल्खी थी। मोहब्बत के नाम पर कैद करना कहाँ का इंसाफ है? कैद? अर्नब ने नर्म आवाज़ में कहा, यह कैद नहीं है बानी, ये मेरी दीवानगी है, और तुम देखोगी एक दिन तुम्हारे दिल में
भी मेरे लिए मोहब्बत जागेगी। बानी का दिल चाहा कि फ़ोन रख दे, लेकिन न जाने क्यों वो उसकी बात सुनने पर मजबूर थी। अर्नब की बातों में एक अजीब सा सुकून था जो उसके गुस्से को धीरे धीरे कम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है अर्नब, तुम अपनी बातों से मेरा दिल जीत लोगे? नहीं बानी, मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल जरूर जीतूंगा, बस एक बार मौका तो दो। बानी ने गहरी सांस ली। वो अब भी गुस्से में थी, लेकिन अर्नब की बातों ने उसके दिल में एक हल्की सी मुस्कान पैदा कर दी थी जिसे वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसने आखिरकार थक कर कहा। और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना छोड़ नहीं सकता, अर्नब ने हंसते हुए जवाब दिया। बहुत अजीब हो तुम, वानी ने बेखुदी में कहा, और फ़ोन रखने ही वाली थी कि अर्नब ने धीरे से कहा, वानी, ये अजीबपन ही तुम्हें अर्नब सूर्या से मोहब्बत करने पर मजबूर करेगा। फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन वानी की मुस्कान अब उसके चेहरे पर थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। रात का सुकून छाया हुआ था, हर तरफ गहरी खामोशी थी और वानी अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। 3 दिन बीत चुके थे और इन दिनों में वो अपनी हालत को समझने की कोशिश कर रही थी। अर्नब के फ़ोन के बाद उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची थी, लेकिन उसकी वापसी के बाद की खामोशी ने उसे और भी बेचैन कर दिया था। वो खुद को समझा रही थी कि उसे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्यों बुरा मानूं कि अगर वो मेरे पास नहीं आया? मैं कौन सा उससे प्यार करती हूँ जो उसके लिए मरी जा रही हूँ। अच्छा है कि मेरे पास ना आए, मेरे दिल को भी सुकून है। लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उधर अर्नब जो घर तो आ चुका था, लेकिन वानी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था वानी को सामने देखते ही वो शायद ही खुद पर कंट्रोल कर पाए। इतने दिनों तक वानी से दूर रहकर वो किस तकलीफ से गुजरा था वही जानता था। हर पल उसने वानी को याद किया था। अर्नब रात देर से घर लौटा था। लिविंग रूम में सन्नाटा देखकर वो सीधा वानी के कमरे की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी नज़रें बिस्तर पर सोई वानी पर जमी। वो गहरे सुकून में लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ ऐसा था जैसे अंदर से उलझा हुआ हो। वो चुपचाप जाकर वानी के पास बैठा। उसके चेहरे की मासूमियत उसे अपनी ओर खींच रही थी। बेखुदी में उसने वानी के हाथों को अपने हाथों में लिया था और उसके हाथों पर अपने होंठ रखते हुए धीरे से मदहोशी भरे अंदाज में बड़बड़ाया था, वानी, क्यों ना इस रात को ख़ास बनाया जाए। उसने वानी के चेहरे पर खुशी लाने की ठानी जो उसके अस्तित्व से कहीं खो चुकी थी। अर्नब ने नौकरों को बुलाया और तुरंत काम करवाना शुरू कर दिया। छत को गुलाब की पंखुड़ियों, हल्की रोशनी और खुशबुओं से सजाया गया। हर चीज़ आकर्षक और शानदार लग रही थी। फिर उसने वानी के लिए खूबसूरत लाल फ्रॉक चुनी और शकुंतला के हाथ भेज दी। वानी, जो अभी तक अर्नब की बातों और उसके बर्ताव को समझने की कोशिश कर रही थी, शकुंतला को फ्रॉक लाते देखकर वो हैरान रह गई। पहले तो उसका दिल किया कि इनकार कर दे, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने फ़्रॉक पहनने का फ़ैसला कर लिया। वो खुद भी तो न जाने कब से अर्नब का इंतज़ार कर रही थी। फ़्रॉक पहनकर हल्की फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप किए हुए जब वो आईने में खुद को देख रही थी तो उसे अपनी छवि कुछ बदली हुई महसूस हुई। छत पर जाते हुए वानी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो नहीं जानती थी कि अर्नब ने क्या सोच रखा है, लेकिन वो उसकी तैयार की हुई हर चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने छत पर कदम रखा, गुलाब की पंखुड़ियाँ ऊपर गिरने लगीं। एक पल के लिए वो अपनी उलझन भूल गई। उसके चेहरे पर एक बेखुद सी मुस्कान आ गई और वो खुशी से पंखुड़ियों में घूमने लगी। वो सब कुछ भूल भाल कर एक बच्चे की तरह चहक रही थी जब अचानक उसकी कमर में एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया था। वानी के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। वो हैरान होकर पीछे पलटी तो देखा अर्नब उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई थी। वानी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्नब ने प्यार से उसे अपनी जगह रोका। ये क्या कर रहे हो? वानी ने गुस्से से कहा। वही जो एक पति को करना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश। अर्नब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं, वानी ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो तीव्रता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। जानता हूँ, लेकिन तुम्हें खुश देखना मेरी जिद बन चुकी है। वानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अर्नब ने धीरे से उसके होंठों पर उंगली रख दी। आज कुछ मत कहो, सिर्फ ही रात मेरी बनावटी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि मेरी सच्ची मोहब्बत के लिए स्वीकार कर लो। वानी कुछ पल के लिए चुप हो गई। अर्नब ने उसे खूबसूरत मेज की तरफ ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अजीब तरह से शांतिपूर्ण महसूस हो रही थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वानी ने अचानक सवाल किया। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ वानी। मेरी मोहब्बत
तुम्हारे लिए कोई बेवफाई नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे अतीत से नफरत करती हो, लेकिन मेरा वर्तमान तुम्हारे बिना अधूरा है। मोहब्बत, वानी ने तंज करते हुए कहा। मोहब्बत तो स्वार्थी होती है और तुमने यही दिखाया। मोहब्बत स्वार्थी नहीं होती बानी, स्वार्थी तो इंसान होता है और मैं भी स्वार्थी था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। वानी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, वानी ने धीरे से कहा। यह भरोसा मैं समय के साथ जीत लूँगा, अर्नब ने नर्म आवाज में जवाब दिया। रात का आखिरी पहर जब दोनों खामोशी से तारों को देख रहे थे, वानी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। अर्नब ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा दिल जीत लूँगा। वानी ने पहली बार उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई धोखा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ क्षणों के लिए उसने अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें भुला दी। उसके दिल ने अर्नब की मोहब्बत के आगे हथियार डाल दिए और उसके होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। शायद समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए, वानी ने खुद से धीरे से कहा, और फिर उसके सीने से लग गई। ये इस बात का इशारा था कि वो अर्नब की मोहब्बत के आगे हथियार डाल चुकी है। वो भी एक मासूम लड़की थी, एक खुशहाल जीवन अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। यही वजह थी कि वो हर चीज़ को भूलकर उसके सीने से लग गई थी। और जैसे ही वानी अर्नब के सीने से लगी तो अर्नब खुशी से निहाल हो उठा था। उसने उस नाजुक सी जिद्दी सी लड़की को खींचकर अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे को चूमकर उसे अपनी मोहब्बत का पहला एहसास दिया था। उनके मिलन पर चांद भी शर्माकर बादलों में छिप गया था। दोस्तों, कहानी के पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिंक पर क्लिक करके आप कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। कहानी का ये दूसरा और आखिरी भाग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।